हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी सूर्यास्त के बाद। सब कुछ स्वप्नवत संपन्न हुआ सा लगा। श्रृंगार करती सखियों का परिहास, चारों ओर बिखरा उल्लास उसे छू भी न सका था। शायद पंडित जी ने उसकी पुकार लगाई थी, कन्या को विवाह मंडप में लाइए जजमान। निर्वाक बैठी अमृता को अमिता ने चैतन्य किया था। इस कहानी में अमृता एक लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ सपने में हो रहा है, वो कहीं खोई हुई थी। उसी के बारे में ये कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी ये कहानी समझ में आएगी। निर्वाक बैठी अमृता को अमिता ने चैतन्य किया था। चलिए राजकुमारी जी, राजकुंवर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमृता को निश्चेष्ट बैठी देख अस्मिता ने परिहास किया था। क्या बात है यार, ये नक्शे किसको इम्प्रेस करने के लिए दिखाए जा रहे हैं? तुम दोनों तो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो, फिर ये परंपरागत लाज का नाटक क्यों सखी? अमृता का पूरा शरीर मानो कंटकित हो उठा था। परिचित? सिर्फ परिचित क्यों, अभिन्न अंग कहना ठीक होगा, पर आज वहीं परिचित सर्वथा अपरिचित क्यों लग रहा था। चलो भाई, बहुत झेल लिया तुम्हारा नाटक। कहो तो देवी जी को मंडप तक हम दोनों गोद में उठा कर ले चलें। क्यों अस्मिता, ठीक कहा ना? सखियाँ हंस पड़ी थी। यंत्र चालित सी अमृता उठ खड़ी हुई थी। दाएं बाएं अमृता और अस्मिता के मध्य चलकर अमृता मंडप की वेदी पर जा बैठी थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए थे। पास बैठे आनंद ने शायद एक पल को उस पर दृष्टि भी डाली थी। हाँ, अब कन्या का दायां हाथ वर के हाथ पर धरे। पंडित जी के निर्देश पर पीछे बैठी उषा भाभी ने अमृता की दाईं हथेली आनंद की फैली हथेली पर धर दी थी। आनंद के हाथ की गर्माहट पर अमृता सिहर उठी थी। जी चाहा था हाथ झटक कर उठ खड़ी हो, पर वह कर पाना क्या अब संभव था? आनंद के साथ कार में बैठ उस घर तक पहुंचना मानो जागते हुए स्वप्न सा देखा था। कितनी बार रजनी के साथ बतियाते मिनटों में जिस मार्ग को पार किया था, आज कितना लंबा हो चुका था। आनंद के रिश्ते की बुआ सामने आरती उतारते हुए रूंधे कंठ से कहा था, अब की बार मेरे बेटे की गृहस्थी जमा दो भगवान। आओ बहू। पांव पर झुकती अमृता को बुआ सास ने आशीर्वाद दे उठा लिया था। इस घर में जूही सी महको, फूलो फलो बहू। दिन भर पास पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कुछ फुसफुसाहटें, दबी ढकी आवाज़ें अमृता के कानों तक पहुंच ही रही थी। चलो, एक सहेली की खाली जगह दूसरी ने भर दी। बेचारी रजनी के भाग में सुख नहीं था, इसके लिए सब छोड़ गई। वैसे भी पहली के मुकाबले दूसरी का पति ज़्यादा लाड़ करता है। रजनी का तो घर वापस लौटना भी न हो सका। इसकी माँ तो तर गई। इतना अच्छा घर बार बैठे बैठे मिल गया। वो सब बातें सुनती अमृता को दिन काटना कितना कठिन लगा था। रात में रजनीगंधा और गुलाब की लड़ियों से सुवासित कक्ष में बाहर की ओर खुलती खिड़की के पास पहुंच अमिता ठिठक गई थी। बाहर का सितारों जड़ा आकाश उसके मानस में उतर आया था। उस दिन रजनी के साथ गहरा बैंगनी रंग घोले वह भी अलका की प्रतीक्षा कर रही थी। रजनी ने अलका को बहाने से घर बुलाया था। आज अलका को मज़ा चखाना है अमृता। याद है पिछले साल इस अलका की बच्ची ने हमें कैसे रंग लगाया था? 4 दिनों तक पक्का फिरोजी रंग चेहरे से नहीं उतरा था। इस बार होली के एक दिन पहले ही उन्होंने उसे छकाने की ठानी थी। अमिता और रजनी मिलके अपनी दोस्त अलका को परेशान करना चाहते थे। दोनों सांसें रोके इसी खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की के नीचे पदचाप सुनते ही रजनी और अमिता ने रंग भरी बाल्टी उठाकर नीचे उड़ेल दी थी। ये क्या शरारत है? कौन है ऊपर? एक कठोर मर्दानी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। हे भगवान, भाग मीतू, ये तो आनंददा हैं। मारे गए, चल जल्दी। अपने घर के नक्शे से परिचित रजनी मिनटों में न जाने कहाँ तीड़ी हो गई थी।
सीढ़ियाँ उतरती अमृता का मार्ग नीचे से आ रहे एक सबल हाथ ने रोक दिया था। मुंह उठाते ही अमृता हंस पड़ी थी। गहरे बैंगनी रंग ने अपना कमाल कर दिखाया था। ऊपर से नीचे बैंगनी हुए आनंद को देख उस भय के क्षणों में भी अमृता के मुख से अचानक निकल गया था, बैंगन? तो ये आपकी मेहरबानी है। वैसे इस रंग का अकेला मैं ही उपभोग क्यों करूं? 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा इतना रंग। कहते हुए उसने जबरन अमृता को अपने समीप खींच अपने रंग कपोलों से उसके कपोल रंग दिए थे। पीड़ा और आक्रोश से अमृता के नयन छलछला आए थे। उन सबल भुजा पास में छटपटाती बंधन मुक्त होने का व्यर्थ उपक्रम मात्र ही वह कर सकी थी। संभवतः अमृता के अश्रु कणों की स्निग्धता ने आनंद को चैतन्य किया था। क्रोधावेश नमी में बह सा गया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर देख रही हैं ना, एकदम नई शर्ट पैंट आपकी कृपा से व्यर्थ हो गई। क्षमा याचना के अंत में आक्रोश फिर स्वर में उभर आया था। प्रत्युत्तर में बंधन मुक्त अमृता घर की राह दौड़ गई थी। साबुन से रगड़ रगड़ कर उसने मुंह छील डाला था, पर वह क्षणिक स्पर्श बार बार मुंह चिढ़ाता उसे खिंचाता रहा था। अम्मा भुनभुना रही थी, होली के 4 दिन पहले ये हाल है। सयानी हो गई, अकल नहीं आई, गली मुहल्ले वाले क्या कहेंगे। दूसरे दिन रजनी के आते ही अमृता उस पर बरस पड़ी थी। नहीं बोलना है तुझे, अपनी जान छुड़ाकर भाग गई, हमें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। सच बता मीतू, क्या आनंददा बहुत नाराज थे? असल में तू उनका गुस्सा नहीं जानती, तुझे पराई समझ कम डांटा होगा। मेरा तो न जाने क्या हाल बनाते। हाय, तेरे मुंह पर ये बैंगनी रंग कैसे लग गया? अमृता का हाथ अपने कपोलों को सहला गया था। कुछ नहीं, बाल्टी उठाते हाथ में रंग लग गया था, वहीं चढ़ गया होगा। अमृता साफ झूठ बोल गई थी। अच्छा, अब माफ़ी नहीं करेगी सखी? चलो, जो सजा देगी स्वीकार कर लूँगी। कहे तो कान पकड़ उठक बैठक भी कर सकती हूँ। अमृता हंस पड़ी थी। उसे हंसता देख रजनी का साहस बढ़ गया था। वैसे सच कहूँ, अनिंदा परेशान दिख रहे थे। तेरे बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे। क्या वह पुलिस अफसर हैं? खबरदार, जो तूने मेरे बारे में एक शब्द भी बताया तो लगता है कहीं कुछ ज्यादती कर गए हैं अनिंदा। चल मेरे साथ, अभी उनकी खबर लेती हूँ। नहीं बात करनी है ऐसे जंगली से। तेरे अनिंदा होंगे, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं। पर अनिंदा तो तुझसे मिले बिना नहीं रहेंगे सखी। वह तो मेरे साथ आ ही जाते, मैं टाल आई हूँ। बड़े जिद्दी हैं अनिंदा, जो चाहेंगे पूरा किए बिना मानने वाले नहीं। ये बात गांठ बांध कर रख ले सखी। मुझे क्या पड़ी है जो गांठ बांध कर रखूं? भगवान करे आगे कभी उनसे बात भी ना हो। अमृता का स्वर तिक्त हो उठा। कॉलेज से रजनी और अमृता साथ ही लौटती थी। उस दिन संध्या कॉलेज के सामने प्रतीक्षा करती फिएट कार देख रजनी चहक उठी थी। हाय अमृता, ये तो अनिंदा है। आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जरूर उन्हें मुझसे कोई काम आ पड़ा है, तभी लेने आए हैं, वरना तू जा कार में, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। रजनी का पकड़ा हाथ जबरन छुड़ाती अमृता रुक गई थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मैं तेरे बिना घर गई हूँ। ठीक है, मैं कराती हूँ उनसे, तू यहीं रुक। रजनी के साथ अमृता के सामने मंद अस्मित के साथ अनिंदा स्वयं आ खड़ा हुआ था। मेरी कार में एक व्यक्ति के बाहर से कोई अंतर नहीं आने वाला है अमृता जी। वैसे मेरे साथ न जाने का कोई खास कारण तो नहीं है ना? शरारती मुस्कुराहट उसके अधरों पर खेल रही थी। कार में व्यर्थ घूमने की आदत नहीं है मेरी, वह भी अपरिचितों के साथ। क्षमा करेंगे, तल्खी से उसने जवाब दिया था। देखिए, आप मुझे पहले ही काफ़ी महंगी पड़ चुकी हैं। एक पूरी नई ड्रेस आपके नाम कर चुका हूँ। अब यहाँ व्यर्थ देर कर मेरा समय तो नष्ट न करें। मैंने कहा है आप मेरे लिए प्रतीक्षा करें मिस्टर आनंद। वैसे आपकी सहमति में तो मैं सर्वथा निंद ठहराया जाऊँ। क्यों, ठीक कहा ना मिस अमृता? मेरे लिए आप इतने महत्वपूर्ण नहीं जो आपके विषय में कोई सम्मति असम्मति रखूं। ठीक है, यही सही, पर यहाँ खड़ा होकर आपकी खुशामद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीधे से आकर कार में बैठ जाइए, वरना ज़बरदस्ती उठाकर भी आपको ले जा सकता हूँ। ये बात समझती है ना मिस अमृता? अमृता के खिसियाए चेहरे पर भयभीत दृष्टि डालती रजनी ने उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचा था। कार में निशब्द बैठी अमृता व्यर्थ ही बाहर झांक रही थी।
कोजी कॉर्नर के सामने कार रोककर आनंद ने उसे छोटे छोकरे से 3 ठंडे थम्सअप लाने का निर्देश दिए थे। कोल्ड ड्रिंक थमाता आनंद एकदम नॉर्मल था। लीजिए, एकदम ठंडा है। आपका पारा नीचे उतारने का यही एकमात्र जरिया था मेरे पास। उसकी हंसती दृष्टि से नयन चुराती अमृता झुंझला उठी थी। घर पहुंचते ही अमृता रजनी पर बरस पड़ी थी। क्या समझते हैं अपने आप को? तेरे भाई हैं, तू उनका रोज सहोगी, मैं क्यों सहूँ? वह मेरे कोई नहीं है मीतू। रजनी शांत थी। क्या तुझ पर तेरे घर पर इतना अधिकार कोई यूं ही जता सकता है क्या? हाँ अमृत, न कुछ होते हुए भी वह हमारे लिए सब कुछ है। बाबूजी की मृत्यु के बाद इन्हीं के पिता के संरक्षण में हम जी सके हैं, वरना बाबूजी के रिश्तेदारों ने तो हम माँ बेटी को ख़त्म ही कर दिया होता। क्या कह रही हो रज्जो? यही सच है अमृता। बाबूजी की मृत्यु होते ही रिश्तेदारों की गिद्ध दृष्टि हमारी संपत्ति पर थी। बाबूजी के अभिन्न मित्र हैं चाचा जी, पर उनसे जो स्नेह संरक्षण मिला उसे शायद शब्दों में बता पाना संभव नहीं है अमृता। ऐसे पिता का ऐसा पुत्र? अनिंदा का आक्रोश स्वाभाविक है मीतू। एमसीसी के बाद रिसर्च के लिए कनाडा जाना चाहा था, पर चाचा जी ने जाने नहीं दिया। और उसके लिए उनका आक्रोश अपने पिता के लिए होना चाहिए था न रज्जो। चाचा जी का उनका प्रति ये अन्याय ठीक नहीं था अमृता। यहाँ अच्छी सर्विस होते हुए भी उनका मन अशांत और अतृप्त है। कनाडा न जाने देने का कोई तो कारण होगा। शायद चाचा जी को डर था वह छात्रवृत्ति पर साथ जा रही अपनी क्लास फेलो लॉलिन डेविड से विवाह न कर ले। अंततः आनंदा एकमात्र पुत्र हैं, उनकी अथाह संपत्ति के वारिस। और अगर यहाँ भारत में रहते वो किसी और से विवाह कर ले तो शायद वह ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। चाचा जी की इच्छा अवज्ञा उनके लिए असंभव है। 2 वर्ष की आयु से चाचा जी ने उन्हें पाला है। चाची जी 23 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग चली गई थी मीतू। अच्छा, तो उन सबका आक्रोश हम ही पर निकालना है? सच, जैसे वे तुझ पर अधिकार जताते हैं उससे आश्चर्य होता है। ऐसा अधिकार तो उन्होंने कभी मुझ पर नहीं जमाया। कोई खास बात तो नहीं है अमृत? खास बात? ऐसे भी नीरस व्यक्ति के साथ? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है रज्जो? अमृता झुंझला उठी थी। दिमाग रजनी का यूं ही नहीं चल गया था। उस दिन के बाद से अमृता का जब तब आनंद से सामना होने लगा था। कभी वह कॉलेज से वापस लेने को पहुंच देर तक प्रतीक्षा करता, जबरन किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर बातें करने, अमृता की पसंद नापसंद की जानकारी लेने में आनंद व्यर्थ ही समय नष्ट करता। लगता है आप ऑफिस से मुफ्त का वेतन लेते हैं। कहाँ से इतना समय मिल जाता है बेकार के कामों के लिए? अमृता झुंझला उठी थी। नौकरी ही तो कर रहा हूँ। 2 मोहतरमाओं को खुश रख पाना क्या आसान है? जाने अनजाने अमृता महसूस करने लगी थी। आनंद अमृत का विशेष ध्यान रखता था। रजनी उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। कॉलेज से बाहर आनंद की परिचित फिएट खड़ी थी। अमृता के लिए सामने वाली सीट का द्वार खोल आनंद ने उसे पुकारा था। आइए अमृता जी, आपकी प्रतीक्षा में गुलाम हाजिर है। आज रजनी नहीं आई है? अमृता ने रुखाई से कहा था। जानता हूँ, आनंद हंस रहा था। फिर भी मैं आपके साथ चलूँगी। ऐसा कैसे सोच लिया आनंद जी? सोचा नहीं, विश्वास है। मैं नहीं जाऊँगी तो यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकेंगी मिस अमृता। देखूं कैसे रोकते हैं आप। अमृता के पग बढ़ाते ही आनंद ने उसका हाथ पकड़ कार के खुले द्वार से उसे लगभग भीतर ठेल सा दिया था। तत्परता से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए कहा था, व्यर्थ बाहर कूदने की चेष्टा न करें। हजारों आंखें कौतुक से हमें देख रही हैं। अब और तमाशा न करें। तमाशा तो आप कर रहे हैं, मैं आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। जो जी चाहा कर लिया। मेरे रेपुटेशन का जरा भी ध्यान है आपको? अमृता रुआसी हो आई थी। निरुत्तर आनंद जब शहर से एकांत की ओर कार ले जाने लगा तो अमृता डर गई थी। कार कहाँ ले जा रहे हैं? किस शत्रुता का बदला ले रहे हो? अमृता भयभीत थी। एक खंडहर के सामने कार रोक आनंद ने अमृता का मुंह अपनी ओर घुमाकर कहा था, तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ अमृता। पहले तुम्हें देख कर न जाने क्यों आक्रोश सा उभरता था, पर अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं पड़ता। मुझे घर जाना है।
माँ नाराज होगी, प्लीज़, अमृता ने कहा। मुझे पति रूप में स्वीकार कर सकोगी अमृता? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकोगी अमृत। क्या? हाँ, यही संकल्प लेकर आया हूँ। या तो मुझे स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें जबरन कहीं ले जाऊँगा। नहीं, तुम इतने नीच नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या नहीं कर सकता अमृता? तुम मुझे नहीं जानती। मैं स्वीकार हूँ या नहीं, ऐसी स्वीकृति का क्या अर्थ होगा? भय और आतंक से दी जाए। मुझसे विवाह कर लो, प्यार करना सीख जाओगी। असंभव। चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? एक शरारती मुस्कान उसके अधरों पर खेल रही थी। मैं हार जाना स्वीकार करूँगी। तब तो स्वीकृति हो ही गई। अब अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना अमृत। सच कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह अनजाने में। उसकी हार का अर्थ आनंद की जीत ही तो था। पॉकेट से सिंदूर की डिब्बी निकाल चुटकी भर सिंदूर उसने अमृता के मांग से सजा दिया। हतप्रभ अमृता ताकती रह गई। मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कैसे घर जाऊंगी अब? दमकती सिंदूर रेखा के साथ नैनों से अश्रु कण लुढ़कने लगे थे। हथेलियों में मुंह छिपाकर अमृता सिसक उठी थी। ये अस्तांचल सूझ साक्षी है। मैंने मात्र सिंदूर से नहीं, सूझ की सारी लालिमा समेत तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है अमृत। आज के बाद इन नैनों को अश्रु ढुलकाने का अधिकार नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यार से अमृता के दोनों हाथ उसके मुंह से हटा ढुलके आंसुओं को उसने अपने अधरों से सोख लिया था। स्तब्ध विस्मय विमूढ़ अमृता उसे ताकती रह गई थी। पीछे डूबते सूरज की पूरी लालिमा सामने लगे दर्पण से प्रतिबिंब हो अमृता के मुख पर फैल गई थी। वापस लौटता आनंद किस कदर गंभीर हो उठा था। मेरी असभ्यता अभद्रता को क्षमा करना अमृत। तुम्हें खोने का साहस नहीं रह गया था। डरता था कहीं खो न दूं, शायद इसलिए ये अपराध कर डाला। कुछ पल रुक फिर कहा था आनंद ने। माँ 2 वर्ष में ही छोड़कर चली गई। पिताजी सब कुछ देकर भी माँ नहीं बन सके। जी चाहता था मेरी जिद नादानी पर कोई माँ जैसा डांटता, रोने पर दुलारता, समझाता, पर मेरे लिए रोने का अवसर ही कहाँ आ पाता था। जो चाहा तुरंत मिल गया। मैं अक्खड़ उदंड बनता गया, पर कोई यह कहने का साहस ही नहीं कर सका। मेरे व्यवहार के प्रति तुमने रुष्टता जाहिर की, मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया और हम दोनों प्रतिद्वंदी बन गए। न जाने कब यह आक्रोश तुम्हारी चाहत में बदल गया अमृत। पिताजी शायद मेरी यह चाहत स्वीकार नहीं करते, पर इस जिद का वह क्या करेंगे जिसमें तुम मेरी पत्नी बन गई हो, उनकी कुल बधू, उनके वारिस की पत्नी। पूरे रास्ते अमृता जड़ बैठी रह गई थी। बस अपना घर आने के पहले उसने अनुनय की थी, मुझे यहीं उतार दें प्लीज। अविश्वास से उसको आनंद ने एक पल के लिए ताका भर था। मैं भी साथ चलता हूँ, माँ का आशीष लेंगे अमृत। भगवान के लिए मुझे क्षमा करें, अब और नहीं। नैन फिर छलछला आए थे। एक बात याद रखना, अब तुम मेरी अमानत हो। इंच भर खरोच के लिए भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपना शरीर मेरा अपना है आनंद। आनंद ने वाक भी पूरा न होने दिया था। अमृता का हाथ अपने सिर पर रख शपथ दे डाली, अगर अपने शरीर को रत्ती भर भी कष्ट पहुँचाया तो दोगुना कष्ट मैं झेलूंगा, यह मेरा वादा। सिंदूर को रुमाल से रगड़ने पर भी लाली कहाँ छूटी थी। अंततः मांग की रेखा बदलकर ही वह घर में प्रविष्ट हुई। घर पहुंचते ही माँ ने उसके रुआसे मुख को सतर्क दृष्टि से ताका था। तुझे क्या पहले ही पता लग गया था मीतू? बेचारी रजनी। रजनी को क्या हुआ माँ, तुझे पता नहीं? बेचारी इस संसार में अकेली रह गई। एक माँ बची थी, सो उसे भी भगवान ने बुला लिया। क्या कह रही हो माँ? सुबह हल्का सिर दर्द थी तो बता रही थी मौसी। कैसे सहेगी रजनी? अमृता रो पड़ी थी। न जाने कैसा नसीब है बेचारी का। पहले बाप चला गया, अब माँ की छाया भी न रही। जरा सा सिर दर्द काल बनकर आया था बेचारी का। माँ मैं जा रही हूँ। अरे बिटिया जरा मुँह तो जुठार ले, अब क्या जल्दी घर लौट पाएगी? देखो तो कैसा मुँह सूख रहा है तेरा। अम्मा की बात अनसुनी कर अमृता रजनी के घर भागी चली गई थी। अच्छा हुआ आज रजनी कॉलेज नहीं आई, मौसी तो उसे जबरन भेज रही थी। अमृता का निष्प्रभ मुख निहारती रजनी उसके गले से लिपट आर्तनाद कर उठी थी। माँ के निर्जीव शरीर से रजनी को कठिनाई से अलग किया जा सका। क्रियाकर्म समाप्त होते ही रात हो गई। पड़ोसी रजनी के मित्र मात्र सहानुभूति के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते थे।
दूसरे दिन संध्या को एक सफेद कार रजनी के द्वार आ रुकी थी। भव्य व्यक्तित्व के स्वामी आनंद के पिता राय बहादुर श्यामनाथ जी कार से उतरे थे। पिता पुत्र के चेहरे में अद्भुत साम्य होते हुए भी कहीं कोई अलगाव अवश्य था। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। 4 दिन के अंदर घर की चाबी अमृता की माँ को थमा वह रजनी और आनंद को अपने साथ ले गए। वहां जाकर लड़की का मन बदल जाएगा। इतना बड़ा सदमा झेल पाना तो आसान नहीं है ना, श्यामनाथ जी ने सबको सुनाकर कहा था। उनकी बात सत्य ही थी। रजनी को विदा करने आई अमृता से आनंद ने हल्के स्वर में कहा था, मैं जल्दी आऊँगा अमृत, प्रतीक्षा करोगी ना? उत्तर में अमृता मौन रह गई। वह तो आज तक प्रतीक्षा करती रही, पर आनंद क्या उसके लिए वापिस आ सका था? 2 माह पश्चात उसके नाम का निमंत्रण पत्र मिला। आनंद और रजनी का विवाह उसी माह की पूर्णिमा को नियत किया गया था। रजनी ने पत्र में बार बार मनुहार की थी, अमृता को जरूर आना चाहिए, वहीं तो उसकी अभिन्न सखी थी, आदि आदि। अम्मा ने आश्वस्ति की सांस ली थी। चलो अच्छा हुआ, लड़की को अच्छा घर बर मिला, भगवान सबकी ऐसे ही मदद करते रहें। अमृता के पिता का अभाव माँ को हमेशा सालता रहता। निरुत्तर अमृता के उदास चेहरे को ताकती अम्मा चौंक उठी थी। क्या हुआ है तुझे? रंग ऐसा पीला पड़ गया है। तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है मीतू। ठीक है माँ। तू शादी में जाना चाहे तो तेरे साथ किसी को भेज सकती हूँ। तेरे जाने से रज्जू का मनोबल बढ़ेगा मीतू। मुझे कहीं नहीं जाना है माँ। माँ को अवाक छोड़ अमृता आंधी सी बाहर चली गई थी। इन लड़कियों का दिमाग ही समझ में नहीं आता, न जाने क्या बात है। अम्मा भुनभुनाती रह गई थी। अपमान की भी सीमा होती है। क्रोध से अमृता का तन मन जल रहा था। जी चाहता था सब कुछ तहस नहस कर डाले, जिसके परिहास ने हमेशा उसे सताया। आज उसके साथ की अंतिम भेंट के शब्द उसे रुला गए थे। क्या जरूरत थी वह सब कहने की? उसके द्वारा मांग में भरी सूर्यास्त की लालिमा अमृता को तो गहन अंधकार में डूबो गई थी। जी चाहा सिर पटक पटक कर खूब रोए। रजनी ने विवाह के बाद लंबा सा पत्र भेजा था। सब कुछ ठीक है, मैं बहुत सुखी हूँ, पर आनंद बदल गए हैं। जबरन उनके गले मढ़ दी गई हूँ ना। मैंने कब ऐसा चाहा था? बाबूजी को भी दोष कैसे दूँ? उन्होंने तो अपने दिवंगत मित्र के प्रति कर्तव्य पूर्ण किया है। आजीवन उनकी आभारी रहूंगी। पर आनंद जैसे बुझ गए। अमृत काश तू यहाँ आ पाती। तेरी रजनी। सच तो यही है कि उस पत्र को पढ़कर अमृता को थोड़ा सुख जरूर मिला था। रजनी पूर्णतः सुखी नहीं है। भला यह भी प्रसन्नता की बात हुई? सब कुछ जानते हुए वह आनंद को स्वीकार करती? नहीं ना। फिर अपने मन के ओछे विचारों पर अमृता लज्जित हो उठी थी। रजनी के घर की सफेदी चल रही थी। अम्मा ने प्रसन्न मुख की सूचना दी थी। रज्जू आ रही अमृता, उसके ससुर चाहते हैं कि घर की रंगाई पुताई हो जाए, पुराना कुछ भी शेष न रहे। सुना है फर्नीचर भी बदलवा रहे हैं। क्यों, क्या रामनगर में उनके प्रसाद में रजनी के लिए जगह नहीं रही? माँ ऐसी बातें करती है मीतू। अरे रज्जू का भाग पलट गया, माँ बाप नहीं रहे, पर ससुर बेटी सब प्यार देते हैं। अम्मा सूचनाएं देती जा रही थी। बेटी के मुख पर उत्साह का कोई चिन्ह न देख माँ पूछ बैठी थी, क्या बात है अमृत? रज्जू के आने के बाद भी तू चुप बैठी है? तो क्या नगाड़े बजाऊं? पुत्री के अप्रत्याशित उत्तर पर माँ चौंक उठी थी। सच कह मीतू, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? जो कुछ चल रहा है वह भी अब शेष हो गया माँ। तेरी बातें तू ही जाने। माँ रुष्ट हो उठी। रज्जू उस नए रंग पुते घर में कहाँ आ पाई? बाथरूम में जरा सा पाँव फिसला और सब कुछ समाप्त हो गया। रक्तस्राव को उस छोटे से इलाके के डॉक्टर रोक न सके थे। शहर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। सूचना पर अमृता स्तब्ध रह गई थी। कैसा भाग लेकर आई थी छोकरी। न माँ बाप का सुख नसीब में था, न पति और न बच्चों की सुख देख सकी। अम्मा ने आंचल की कोर से आंखें पोंछ डाली थी। कमरा बंद कर अमृता खूब रोई। अप्रत्यक्ष रूप से जिसे अपना प्रतिद्वंदी मान वह द्वेष करती आई थी, उसके हृदय विदारक अंत की तो उसने कामना नहीं की थी। रजनी का चेहरा नैनों के सामने से हट नहीं रहा था। अम्मा ने जबरदस्ती द्वार खुलवाया था। बहुत मनुहार के बाद भी एक निवाला तक वह गले से नीचे न उतार सकी थी। रजनी की आत्मा की शांति के लिए बहुत भोर में ही
अमृता मंदिर चली गई थी। उसकी मृत्यु के लिए अपने को उत्तरदायी ठहराना क्या उसका पागलपन नहीं था? अचानक एक दिन रजनी के घर में फिर जीवन के लक्षण दिखाई पड़े थे। रजनी के वृद्ध ससुर उस घर में एक सप्ताह के लिए आए थे। घर का चौकीदार चाबियां ले गया। बड़े सरकार हुजूर आ रहे हैं माँ जी, घर साफ करना है। उनके साथ उनका बेटा भी आ रहा है रामलाल? माँ जी ने पूछा। अमृता का रोम रोम कान बन गया था। 1000 बार अपने को धिक्कारा था उसने। अपने पर कितना क्रोध आया था उसे। चौकीदार बोला, पता नहीं अम्मा जी, छोटे सरकार अपनी मर्जी के मालिक ठहरे। हम गुलाम लोग बड़े आदमियों की बात क्या जाने। रामलाल चाबियां लेकर चला गया। अमृता के नयन उस घर के पोर्टिको पर केंद्रित हो गए। कार से उतरे ससुर को उसने चेहरे से आसानी से पहचान लिया। उनके पीछे कार से उतरने वाले को देख पाने की उत्सुकता पर उसे कितनी लज्जा आ रही थी। संवेदना प्रकट करने के लिए कल सुबह जाना ठीक होगा न मीतू? खिड़की पर दृष्टि निबद्ध किए अमृता से अम्मा ने सलाह मांगी थी। तू ही चली जाना अम्मा, उस घर में जाना मुझसे न हो सकेगा। अमृता बहुत उदास हो आई थी। ठीक है, बिनती की माँ के साथ मैं ही चली जाऊंगी। करवटें बदलती अमृता ने पूरी रात काट ली। सुबह समय से पहले ही यूनिवर्सिटी जाने की उसे जल्दी हो आई थी। आज लाइब्रेरी से कुछ नई किताबें लेनी है, मैं जल्दी जा रही हूँ। अम्मा को प्रतिवाद का अवसर दिए बिना ही वह घर से बाहर चली गई थी। पूरे दिन लाइब्रेरी में एकांत कोने में बैठी अमृता पुस्तक खोले अतीत के पृष्ठ पलटती रही। लाइब्रेरियन ने आकर चौंकाया था। टाइम हो गया मिस, लाइब्रेरी बंद करनी है। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई थी। अमृता हड़बड़ाहट में उठ गई थी। घर में परेशान अम्मा द्वार पर खड़ी उसकी राह ताक रही थी। ये कैसी नई बात है मीतू, इतनी देर कर दी? कुछ नहीं अम्मा, एक रेफरेंस बुक से कुछ पॉइंट नोट कर रही थी, समय का ध्यान ही नहीं रहा। अमृता मुंह धोने बाथरूम में घुस गई थी। अमृता के सामने चाय का कप रखती अम्मा बेहद गंभीर थी। तेरे पिता के न रहने पर क्या मैंने तेरे लालन पालन में कोई कमी की है मीतू? ऐसा क्यों सोच रही हो अम्मा? तुमने मुझे जो कुछ दिया है वह अतुलनीय है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या अम्मा? अमृता रूखी पड़ गई थी। आज भी तू मुझे कुछ न बताती, अगर राय बहादुर साहब न बताते। क्या बताया उन्होंने? अमृता ने चाय का कप टेबल पर धर दिया था। यही कि तू आनंद की पत्नी है। यह गलत है माँ, उसकी पत्नी रजनी थी, मैं उसकी कोई नहीं। रजनी नहीं रही तो अब मुझ पर अधिकार जमाने चला है? क्या यही सच है अमृता? माँ ने उसकी आंखों में सीधी से दृष्टि डाल पूछा था। उसने मुझे अपने क्रूर खेल का एक माध्यम भर बनाया था, और न रजनी से विवाह के पहले उसने क्या यह बात याद नहीं थी? अमृता आवेश में आ गई थी। फिर अपनी शादी के लिए हमेशा अस्वीकृति क्यों देती रही अमृत? इसलिए ना कि तूने अपने को हमेशा आनंद की पत्नी स्वीकारा था। यह झूठ है अम्मा, अभी विवाह की मेरी कोई इच्छा नहीं। बस पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना न्याय उचित है अमृत? पत्नी के जीवित रहते पति दूसरा विवाह कर सकता है, इसमें कोई अन्याय नहीं दिखता अम्मा। एक पल भर के तमाशे को तुम इतना महत्व दे रही हो सकता है उसे परिस्थिति ने विवश किया हो। वह तुमसे मिलना चाहता है मीतू, तो मेरा उत्तर सुन लो माँ, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक बात मेरी भी सुन ले मीतू, ब्याहता बेटी को उसके पति के घर भेजे बिना मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरी भी जिद है अमृत। मेरे अपराध के लिए तुम्हारा अन्न जल त्यागना क्या उचित है अम्मा? मैं ही ना घर छोड़ चली जाऊं? हाँ, अब यही कसर बाकी रह गई है। लड़की घर से भाग गई। स्वर्गवासी पिता का सम्मान बेटी ऐसे ही तो बढ़ाएगी। अम्मा के आंसू बह चले थे। अमृता का मन माँ के प्रति करुणा से भर आया था। अंतिम श्वास लेते पिता ने अमृता का हाथ माँ के हाथ में देते हुए कहा था, इसका मन कभी भी न दुखाना सावित्री, ये मेरी धरोहर है। अम्मा ने स्वयं कितने दुख झेले, अमृता का रोम भी न दुखने दिया था। आज उसी माँ के प्रति क्या वह अपराधिनी नहीं बन गई थी? तुम क्या चाहती हो अम्मा? अमृता ने हथियार डाल दिए थे। आनंद को स्वीकार लें। अम्मा आशान्वित हो उठी थी। स्वीकार कर पाना कैसे होगा, समझती हो ना माँ? समझती हूँ बिटिया, मेरी लाज रख ले। माँ ने हाथ जोड़ दिए थे। माँ के जोड़े हाथ अमृता ने सिर से लगा लिए थे। उसके बाद आनंद ने उसे कितना भी मिलना चाहा,
अमृता ने अवसर नहीं दिया था। स्वप्नवत विवाह की रस्में पूरी कर वह यहाँ कमरे में आ पहुँची है। रात्रि के इस नीरव बेला में सिर पर आंचल डाले आनंद की प्रतीक्षा में बैठना क्या उसका अपमान नहीं? द्वार खोलते ही आनंद को भीतर आते देख तत्परता से अमृता ने आंचल सिर से उतार कमर में खोस लिया था। पास पड़ी कुर्सी खींच तन कर बैठ गई थी। बाहर आकाश में छिटके तारे गिनना उस समय कितना अच्छा लग रहा था। शायद आनंद उसके ठीक पास आ खड़ा हुआ था। कैसी हो अमृता? स्वर में मानो ढेर सी मिश्री घुलाई थी। अमृता के कानों में आवाज़ गई ही नहीं थी। बहुत नाराज हो मीतू? किससे? अपरिचय के भाव से उसने आनंद को डरा दिया था। मुझसे। क्यों? क्या हमारे बीच कोई बात नहीं है मीतू? ना, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता सिवा रजनी के। वही तो हमारी सेतु थी ना। निर्भीक दृष्टि आनंद के चेहरे पर उसने गड़ा दी थी। पर अब तो हमारे बीच का सेतु बंध टूट गया है मीतू। इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करोगी? तुमने तो जबरन जोड़ ही दिया है। एक बात याद रखना, जबरन किए गए बंधन चिरस्थायी नहीं होते हैं। यह सत्य तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, फिर भी अपने को रोक नहीं सका मीतू। तुम्हारी और कितनी ज़बरदस्ती सहनी होगी ये भी बता दो आनंद। मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेरी याद आती थी मीतू? तुम्हारी नहीं, पर तुम्हारे दुष्कृत्यों को कभी भुला नहीं सकी। और अब ये व्यवस्था है कि आजीवन तुम्हें झेलने के लिए बाध्य की गई हूँ। मेरी व्यवस्था जानने की तनिक भी इच्छा नहीं है मीतू। नहीं, इतने मानसिक तनाव से थक गई होगी। सोना चाहोगी? अगर नींद आ सकती तो फिर बात करें। ध्वंसावशेषों पर इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, जानते हो ना? उन्हें ही तो हटाना चाहता हूँ। कैसे हटा सकोगे इतने पत्थर, इतनी राख? राख से नींव निर्माण की कल्पना व्यर्थ है आनंद। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं ऊपर से नीचे तक राख पुता हूँ ना अमृत। मेरी दृष्टि तुम पर पड़े तब ना आनंद। तुमने विवाह के लिए सम्मति क्यों दी मीतू? आनंद का स्वर बेहद आहत था। और कोई उपाय शेष था क्या? पिता को ढाल बनाकर माँ के पास भेजने की क्या जरूरत थी आनंद? जो मैं कहना चाहता था क्या तुम सुनने को तैयार होती? आज भी तो नहीं हूँ। वही तो जानना चाहता हूँ, विवाह की स्वीकृति देने में क्या व्यवस्था थी तुम्हारी? अस्ताचल सूर्य की साक्षी के साथ मेरी मांग को सुहागिन बना कायर की तरह पलायन किसने किया था आनंद? अमृता के नयन जल उठे थे। उस अपराध की सजा तो आज तक भोगता हूँ मीतू, इसलिए दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर प्रायश्चित कर रहे हो। मेरा अधिकार दूसरे को देते हुए कुछ याद आया था आनंद? उस समय क्या याद आया क्या नहीं वो सब समझ पाने की मनस्थिति में तुम अभी नहीं हो अमृत। उसे रहने ही दो। आनंद ने एक सांस छोड़ी थी। बहुत याद करते थे ना मुझे? पिता के स्वर में व्यंग घुलाया था। अगर कहूँ बहुत भुलाना चाहता था तो ठीक रहेगा। अगर रजनी आज जीवित होती तब भी क्या ये बात कह सकते थे? बिना कहे वह सब जान गई थी अमृत। क्या तुमने उसे बता दिया? इतना बड़ा अन्याय किया उसके साथ? मैंने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय मैंने अपने प्रथम पत्नी के साथ किया। बस यही सत्य वह जानती थी। उसकी प्रथम पत्नी कौन थी? बताया था? न, उसने भी कभी नाम नहीं पूछा, पर शायद वह जानती थी। हे भगवान, मुझे क्यों इस पाप का भागी बनना पड़ रहा है? अमृता ने अपनी हथेलियों से मुंह छिपा लिया। डरो नहीं मीतू, मैंने तुम्हें उसका अपराधी कभी नहीं बनने दिया। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया था। मेरा मन कहीं और बंधा था। रजनी से विवाह में व्यवस्था थी। पिताजी को दोषी ठहराओगे ना? हर कहानी में नायक कोई न कोई खोखला बहाना खोज ही लेता। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं खोजता मीतू। मुझे पता नहीं था रजनी का जीवन कुछ एक महीनों का अतिथि था। क्या मतलब? उसकी दिवंगता माँ ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले पत्र लिखकर पिताजी से प्रार्थना की थी रजनी का विवाह कहीं निश्चित कर दें, अन्यथा उसकी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। पर वह तो विवाह देखे बिना ही चली गई। फिर ये कहो, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुमने वर वेश धारण किया था। वैसे भी रजनी पूरी संपत्ति की अकेली वारिस थी। यह घर जिसकी छत के नीचे हम बैठे हैं यह भी तो उसी का था ना? व्यंग के स्वर में घृणा घुलाई थी। संपत्ति की तो मेरे पास भी कमी नहीं थी अमृत, पर एक लड़की का सम्मान बचाना मेरा दायित्व था।
जो अपनी पत्नी को दूसरे के समक्ष पत्नी न कह सके, वह दूसरों के सम्मान की रक्षा की बात करे। है न विरोधाभास। चलो, तुमने स्वीकार तो किया कि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी न होते हुए भी जिसे पत्नी का नाम दिया, वह तो सच बताने नहीं आ सकती मीतू। नहीं रही उसे ढाल बनाने की क्या जरूरत है आनंद। वही तो नहीं चाहा था। जब सब कुछ बदल गया तो बस तुम्हें लंबा पत्र लिखकर क्षमा मांगने का साहस भी नहीं कर पाया। वही मेरी कमजोरी थी मीतू। तुम्हारा पत्र पढ़ती इसका विश्वास था तुम्हें। अमृता ने दृष्टि उठाकर आनंद के चेहरे को ताका। बस रजनी हमारे घर बस एक ही सप्ताह रह पाई थी। पिताजी के साथ मैं दूसरे गांव गया था, तभी वह दुर्घटना घट गई। लौट कर रक्त रंजित रजनी को मूर्छित पाया था। दुष्ट बलात्कारी उसका सर्वनाश कर चुके थे। क्या कह रहे हो? अमृता चौंक उठी थी। तुम ही बताओ, बलात्कारियों के अत्याचार के परिणाम स्वरूप गर्भवती रजनी के सम्मान की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था? स्तब्ध रजनी को अपनी ओर ताकते देख आनंद ने फिर कहा था, पिताजी तुम्हारे मेरे विषय में सब कुछ जानते थे, अतः उन्हें मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। पर रातों में करवटें बदलते पिता की व्यथा मैं समझ नहीं सकता था। स्वर्गवासी मित्र की अंतिम निशानी उनकी बेटी को अपने घर में रक्षा न कर पाना उनके लिए कितना कष्टदायक रहा होगा, समझ सकती हो ना। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं आनंद? क्या बताता? कुछ बताने से रजनी का सम्मान क्या रह जाता? स्वयं मैंने पिताजी से अपने साथ रजनी के विवाह का प्रस्ताव रख उन्हें पीड़ा मुक्त करने का प्रयास किया था मीतू। आनंद, अमृता का कंठ भर आया था। रजनी हमेशा अपने को अपराधिनी ठहराती रही। मैंने उसे साहस सम्मान देना चाहा, पर तुम्हारे प्रति अपने अपराध के लिए मैंने स्वयं दंड निर्धारित किया था। कैसा दंड आनंद? मैंने ऐश्वर्य से नाता तोड़ दिया था मीतू। घर के सुख वैभव के मध्य में अछूता रागी बना रहा। इसके लिए रजनी बहुत दुखी होती थी, पर वह न रहे इसकी कामना मैंने कभी नहीं की थी। ये सब जानकर मैं अपनी दृष्टि में बहुत नीची हो गई हूँ आनंद। मैंने तुम्हें स्वार्थी नीच क्या नहीं कहा। मेरे लिए क्या दंड निर्धारित करते हो? अमृता के अश्रुपूर्ण नयन आनंद के मुख पर निबद्ध थे। मुझे क्षमा कर अपना लो मीतू। आनंद के बढ़े हाथों में अमृता ने अपने आप को सौंप दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी सूर्यास्त के बाद। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।